हाय बाबू, मैं इंजीनियर दीपक कुमार साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी 11th के छात्रों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाबू, लास्ट क्लास में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको बताए हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए हैं। कल हम कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे बनाने, उसमें से एक क्वेश्चंस ऐसा है जो आप लोगों से नहीं बना या बहुत बच्चा बनाया भी होगा, लेकिन कुछ बच्चे का रिक्वेस्ट था कि एक क्वेश्चन दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो बता दिया जाए। तो आइए पहले उसी को देख लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो बॉडी है, एक बॉडी m1 जो है उसका मास m2 दूसरे वाले बॉडी का दुगना है। तो अगर दूसरे वाले बॉडी का मास अगर हम m मान लें तो पहले वाले बॉडी का मास क्या हो जाएगा 2m, और दोनों के बीच का दूरी भी दिया है। तो अब जरा सोचिए, ये बॉडी इस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ये वाला बॉडी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। दोनों का मास क्या होगा? बराबर बराबर। मान क्या होगा दोनों का? मान होगा दोनों का बराबर बराबर, और नेचर क्या होगा? एट्रैक्टिव। तो नेचर तो क्लियर हो गया, एट्रैक्टिव। अब आइए यहां पर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो आर हमारा है 15 सेंटीमीटर। तो कल ही हम आपको बताए हैं कि एसआई यूनिट में चेंज करना है, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। फिर अगला क्या है? फोर्स दिया हुआ है ऑलरेडी। फोर्स दिया है 10 टू द पावर -12 न्यूटन। ठीक है, एक चीज और आप याद रखिएगा, न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर सेकेंड -2। ऐसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, सीधा हम लोग जो है लेकर चलेंगे, और मास का तो हमको पता है, जब भी आंसर होगा केजी में होगा तो उतना हम लोग देखेंगे नहीं। हमको पहले बॉडी का मास मतलब 2m क्या होगा ये निकालना है, और दूसरे बॉडी का मास m क्या होगा ये निकालना है। m1 2m है और m2 m है। हम लोग जानते क्या है? F बराबर, तो F बराबर हमको पता है G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, मास के कारण जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब देखिए एक एक करके क्या क्या दिया हुआ है। F का वैल्यू दिया है 10 टू द पावर -12 न्यूटन। G का वैल्यू तो एकदम होता ही है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और m1 इंटू m2, तो m1 कितना 2m और m2 कितना m, और बटे r स्क्वायर, तो r कितना है 15/100 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब जरा सा देखिए, यहां से ये न्यूटन कट जाएगा। ठीक है, कितना बच गया? 10 टू द पावर -12 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर स्क्वायर पर केजी, और यहां से हो गया 2 गुने m स्क्वायर, m गुने m स्क्वायर, और बटे r स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 15 मीटर गुने 15 मीटर और बटे 100 गुने 100। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि दो बार, जैसे a स्क्वायर मतलब a गुने a क्यूब, a गुने a, x स्क्वायर x गुने x, तो 15/100 मीटर का स्क्वायर मतलब 15 गुने 15 मीटर गुने मीटर बटे 100 गुने 100। यही यहां किए हैं। अब जरा सा देखिए, इसको और सॉल्व करते हैं। मीटर यहां से मीटर स्क्वायर, इसको काट दीजिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 पे पावर -1 और गुने 10 पर पावर -11 लिख सकते हैं। तो बच कितना गया? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11
पर केजी गुने 2 गुने मीटर स्क्वायर बटे 15 गुने 15 225 और ये 10,000। क्लियर। अब देखिए इसको और इसको कटा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, 10 पर पावर माइनस 1 का मतलब हुआ 1/10। ठीक है। जैसे कोई कहेगा a-1, इसका मतलब 1/a, a-2 1/a²। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब जरा से देखिए क्या हो जाएगा, ये 6.67 गुने 1/kg और यहां से हो गया ये 2 गुने मीटर स्क्वायर गुने 10,000 बटे 225। ठीक है। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे और m स्क्वायर से हम m का वैल्यू निकालेंगे पहले। इधर भी हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत है नहीं अब हमको। देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, इधर लाइए तो हो जाएगा। इसको चाहिए तो कटा भी सकते हैं, नहीं लेकिन नहीं भी कटाइएगा तो कोई बात नहीं है। सबको एक जगह हम लाते हैं। 1/10 6.67 गुने 2 गुने 10,000 बटे 225 पर केजी मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब सबको इधर लाते हैं, हो जाएगा 225 बटे 6.67 गुने 2 गुने 10,000 और यहां ये केजी, एक मिनट, केजी स्क्वायर होगा, ऊपर थोड़ा सुधार लीजिएगा। केजी स्क्वायर हमारा बचा हुआ है और यहां पर बराबर में हो गया m स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से जरा सा देखिए क्या होगा। m स्क्वायर का वैल्यू यहां से m बराबर क्या हो जाएगा, तो √अंडर 225 केजी स्क्वायर बटे 6.67 इंटू 2 इंटू 10,000। यहां से जो भी होगा उतना केजी हमारा m हो गया और उसको 2 से गुना कर दीजिएगा, वो हो जाएगा। ये गुना भाग आप लोग अपने से कीजिए। m1 का वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 से गुना कर देंगे और m2 का वैल्यू यही रहेगा। ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है अपने से। ठीक है। यही इसी तरह से ये क्वेश्चन बनता। अब हम लोग आगे चलते हैं। बाबू लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि हम लोग बेसिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और बेसिक फोर्स कितना है, 4। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो गया है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक फोर्स, चौथा न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हम लोग दूसरे तरह के फोर्स को देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, नाम से ही पता चल रहा है विद्युत प्लस चुंबकीय प्लस बल, 3 चीज है यहां। विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकीय मतलब मैग्नेट और फोर्स मतलब यहां तोड़कर अगर देखा जाए तो क्लियर पता चल रहा है कि ये 2 नेचर का फोर्स है। हम लोग देखेंगे क्या क्या है। देखो छोटू, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने आपको बताया
कि प्रत्येक बॉडी के मास के कारण एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब हर बॉडी में जिसमें मास है, एक चीज याद रखिएगा, हर वह बॉडी जिसमें मास है वहां एक और गुण होगा जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज, आवेश, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। अब चार्ज है क्या? तो चार्ज किसी बॉडी का वह गुण है जो उस बॉडी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर डेवलप करता है। कोई पूछेगा क्या है चार्ज, तो कहिएगा चार्ज एक ऐसा गुण है जिसके कारण कोई बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। या इतना बड़ा लंबा अगर याद नहीं रहा तो ये भी आप कह सकते हैं कि चार्ज किसी बॉडी का वह गुण है जिसके कारण उस बॉडी में चुंबकीय प्रकृति या विद्युतीय प्रकृति, इलेक्ट्रिक नेचर या मैग्नेटिक नेचर या दोनों डेवलप होता है। मतलब चार्ज ही वह गुण है जिसके वजह से किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक नेचर डेवलप होता है। चार्ज ही वह गुण है जिसके वजह से किसी बॉडी में मैग्नेटिक नेचर डेवलप होता है। चार्ज ही वह गुण है किसी बॉडी का जिसके कारण उस बॉडी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों नेचर डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रिक नेचर डेवलप होने का मतलब है उस बॉडी के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। मैग्नेटिक नेचर डेवलप होने का मतलब क्या हुआ बाबू? तो मैग्नेटिक नेचर डेवलप होने का मतलब हुआ कि उस बॉडी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। और दोनों नेचर डेवलप होने का मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो रहा है। क्लियर? जैसे मैग्नेट, चुंबक, इसका मतलब हो गया उसमें चुंबकीय गुण है। चुंबकीय गुण होने का मतलब है कि उस चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। कोई तार है जिससे करंट फ्लो हो रही है, उसमें इलेक्ट्रिक नेचर है। इलेक्ट्रिक नेचर होने का मतलब है उस तार के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे और भी आगे व्याख्या में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली जहां जहां ये रहेगा वहां वहां ये भी रहेगा, वो आगे की बात है, अभी आपको पचेगा नहीं, सब बता देंगे तो यहीं पर, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा उतना ही अभी बताएंगे आपको जिससे कि आप आराम से उसको डाइजेस्ट कर लें, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, बहुत गर्मी भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब आइए आते हैं। तो हम जानते हैं छोटू कि प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर बनी होती है। जैसे हम ही लोग का शरीर है तो ये बहुत से छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, जिसको आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, परमाणु। मतलब हर बॉडी छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये आप लोग जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये क्या है? तो यही चार्ज है, ये चार्ज्ड पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ही वजह से किसी बॉडी में क्या होता है? इलेक्ट्रिक नेचर या मैग्नेटिक नेचर आता है। क्योंकि चार्ज जैसे ही हम लोग कहते हैं तो हम लोग के दिमाग में दो चीज दौड़ना चाहिए, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। और भी बहुत से चार्ज पार्टिकल के रूप हैं जो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब हमारे बॉडी में या इस प्रकृति में जितनी भी वस्तु है सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित होता है। ठीक, तो किसी बॉडी में उसके छोटे छोटे पार्टिकल के वजह से, उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल उपस्थित हैं उसके वजह से जो फोर्स डेवलप होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक ना? या आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक ना? या हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और इस छोटे छोटे पार्टिकल के वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
तीर लगाकर लिखिएगा। हम जानते हैं कि हमारे प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वो तमाम वस्तुएं छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। और इस छोटे छोटे पार्टिकल्स के कारण जो फोर्स उत्पन्न होता है उसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है, उसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। तीर लगाकर लिखिएगा। दूसरे शब्दों में इसके नीचे तीर लगाइएगा और लिखिएगा दूसरे शब्दों में किसी बॉडी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स एवं प्रोटॉन्स के कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। अब जरा सा सोचिए, किसी बॉडी में छोटा छोटा पार्टिकल है तो वह दो तरीके से हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका दो ही स्थिति हो सकता है, या तो वह गति में हो या तो वह रेस्ट में हो, है ना। जैसे आप या तो रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे। अगर चल रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर तो आप मोशन में हैं, कहीं बाजार आप सामान लाने गए तो आप मोशन में हैं, आप सोए हुए हैं आप रेस्ट में हैं, कुर्सी पर बैठ के टीवी देख रहे हैं रेस्ट में, मम्मी रोटी बना रही है आप जो है सब्जी काट रहे हैं आप रेस्ट में नहीं, किसी से मोबाइल पर बैठ के बात कर रहे हैं आप रेस्ट में, लैपटॉप पर सिनेमा देख रहे हैं आप रेस्ट में हैं। दो ही पोजीशन हो सकता है किसी का भी। उसी तरह से यहाँ पर छोटा छोटा पार्टिकल जो होगा उसका भी दो ही स्थिति होगा, या तो वह छोटा पार्टिकल रेस्ट में होगा या तो वह छोटा छोटा पार्टिकल जो है वो मोशन में होगा। मतलब हम कह सकते हैं या तो बॉडी में उपस्थित चार्ज्ड पार्टिकल रेस्ट में होगा या तो बॉडी में उपस्थित चार्ज्ड पार्टिकल मोशन में होगा। याद रखिएगा, यदि किसी बॉडी में चार्ज्ड पार्टिकल रेस्ट में है और रेस्ट में जो छोटा छोटा पार्टिकल है उसके वजह से अगर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक बल। याद रखिएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक रूप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैसा रूप है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ऐसा रूप है जो चार्ज पार्टिकल के रेस्ट में रहने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब किसी बॉडी में यदि चार्ज पार्टिकल या छोटा छोटा पार्टिकल रेस्ट में उपस्थित है तो उस छोटे छोटे पार्टिकल के कारण जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। लेकिन यदि वह चार्ज पार्टिकल मोशन में है और मोशन में उपस्थित चार्ज पार्टिकल के कारण अगर फोर्स लग रहा है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसका कितना रूप हो गया, दो रूप हो गया। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोलेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वह रूप जो रेस्ट में उपस्थित चार्ज पार्टिकल के कारण या छोटे छोटे पार्टिकल के कारण लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स किसको बोलेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वह रूप जो बॉडी में उपस्थित चार्ज पार्टिकल के मोशन में रहने के कारण प्राप्त होता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे।
ठीक है, दोनों क्या है, तो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक रूप है। तीर लगाकर लिखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निम्न दो प्रकार के हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखकर आप डैश दीजिए, और इसका हिंदी आप लिख लीजिएगा विद्युत चुंबकीय बल। लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वह रूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वह रूप जो किसी बॉडी में उपस्थित वैसे चार्ज्ड पार्टिकल के कारण उत्पन्न होता है, जो रेस्ट में रहता है, कॉमा देकर लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। मतलब रेस्ट में उपस्थित चार्ज पार्टिकल के कारण लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यह भी आप लिख लीजिए। दूसरे शब्दों में रेस्ट में उपस्थित चार्ज्ड पार्टिकल्स के कारण जो फोर्स प्राप्त होता है, कॉमा देकर लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। कॉमा देकर लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। देखो जी, एक वैज्ञानिक है कुलम्ब, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया। तीर लगाकर लिखिएगा। और चूंकि कुलम्ब ने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया, इसलिए इसको कुलम्बिक फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है छोटू? कुलम्बिक फोर्स। तीर लगाकर लिखिएगा। सर्वप्रथम कुलम्ब नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया। अतः इस फोर्स को कुलम्बिक फोर्स भी कहा जाता है। तीर लगाइए। देखो जी, कुलम्ब ने जब इस फोर्स के बारे में बताया तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया छोटू, और एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने ये पाया कि ये जो कुलम्बिक फोर्स है, ये बॉडी में उपस्थित वैसे चार्ज पार्टिकल के कारण लगता है जो रेस्ट में। तो जैसे मान लो एक बॉडी ये है, इस पर कुछ चार्ज है, मान लो Q1 है। दूसरा बॉडी है, इस पर चार्ज है, मान लो Q2 है, और दोनों बॉडी के बीच का दूरी R है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो बात देखा। पहला उन्होंने क्या देखा कि ये जो कुलम्बिक फोर्स है, ये हमेशा दोनों बॉडी के चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरा बात इन्होंने क्या देखा कि हमेशा ये जो कुलम्बिक फोर्स है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इस दोनों को आप मिला दीजिए तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। इस दोनों को मिलाने से ये मिल रहा है, और यहां से उन्होंने एक कांस्टेंट ले लिया K, और यहां से फॉर्मूला बन गया Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कुलम्बिक फोर्स का हमारा एक्सप्रेशन आ गया।
जहां k जो है कांस्टेंट टर्म है और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप ये उतारिएगा, फिगर बनाकर लिखिएगा तीर लगाकर। कूलम्ब ने अपने प्रयोग में यह पाया कि कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बॉडी के चार्ज के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां से आप लिखिएगा, अर्थात अब यहां से लेकर यहां तक आप उतार दीजिए और ये कूलम्बिक फोर्स का आपका जो है मान हो गया। यहां तक आप उतार लीजिए और k का वैल्यू आप याद रखिएगा। अब जरा सा ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका तुलना कीजिए। g के जगह पर यहां क्या है k, m1 के जगह पर यहां क्या है q1, m2 के जगह पर यहां क्या है q2 और r के जगह पर यहां फिक्स है r। ठीक है, एक चीज और, ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल आकर्षक बल था, केवल और केवल अट्रैक्ट करता था, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आकर्षक और विकर्षक दोनों बल है। ये चार्ज के नेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, ये चार्ज के नेचर पर निर्भर करता है कि कैसा इसका नेचर है। तीर लगाकर लिखेगा इसके बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव एवं रिपल्सिव, ऐसे लिखेगा। अट्रैक्टिव एवं रिपल्सिव, आकर्षक एवं विकर्षक दोनों नेचर का होता है। ठीक, अब कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा, यह समझना है। तो यदि चार्ज का नेचर समान होगा, जैसे मान लीजिए सॉरी, दो चार्ज है और दोनों प्लस है, दोनों प्लस है ना, तो एक दूसरे को ये दूर भगाएगा, मतलब रिपल्सिव होगा। मतलब सेम नेचर में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अपोजिट नेचर में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इस तीर लगाकर लिख लीजिए, जब चार्ज सेम नेचर का होता है तो रिपल्सन, परंतु जब चार्ज अपोजिट नेचर का होता है, अपोजिट नेचर का होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स प्राप्त होता है। मेनली आपको याद क्या रखना है अभी, तो न्यूमेरिकल के लिए केवल और केवल याद रखना है F बराबर K Q1 इंटू Q2/R²। केवल आपको आज के टॉपिक में ये याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल आपसे बन जाए। और क्या याद रखना है, कब अट्रैक्टिव लगेगा, तो जब सेम नेचर होगा। ठीक है, सही बोल रहे हैं, नहीं गलत बोल रहे हैं। अपोजिट नेचर जब होगा तब लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, तो जब सेम नेचर होगा। क्लियर, आप ऐसे दिमाग में रखिए कि कोई लड़का है, उसका शादी किससे होगा, किसी लड़की से होगा, अपोजिट नेचर है, इसलिए दोनों में जो है शादी विवाह हो रहा है। कभी लड़का लड़का में शादी होते देखा है, नहीं, बाप रे बाप, बवाल हो जाएगा, मतलब रिपल्सन हो जाएगा। अगर सेम नेचर में शादी वादी करा दो तो जबरदस्ती होगा ही नहीं। ठीक ना, और अपोजिट नेचर अगर है तो यहां अट्रैक्शन होगा।
बाबू आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11th के बच्चा को बोलिए कि वीडियो का लाभ उठाए। वैसा आपका दोस्त जिसको नहीं पता है कि क्लास प्रारंभ हो गया है, आपका कर्तव्य है कि उसको ऑफिस का नंबर दें, या हमारा भी नंबर आप दे सकते हैं। 2 नंबर है 993992 एक इस नंबर पर, और दूसरा 8340451942। ठीक है, इस दोनों में से किसी पर आपका ये फोन करेगा, हम लोग उसका ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक ना। और फिर जब ऑफलाइन हम लोग मिलेंगे तब तो फिर चलेगा ही, लेकिन तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए आगे, सिलेबस नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।